कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय, सभी से सुलभ और हमारे लिए सब कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत ऐसे बड़े भाई आदरणीय श्याम जाजू जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन स्वागत। विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और आज हमारे दिल्ली के सह प्रभारी, एक भाई के नाते जिनका हमेशा मार्गदर्शन और व्यवहार मिलता है, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा प्रेरणा का केंद्र बने, ऐसे हमारे राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली के सह प्रभारी आदरणीय तरुण चुग जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और हमारे इस जनसंवाद रैली के संयोजक, प्रदेश के महामंत्री भाई कुलजीत सिंह चहल जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के पदाधिकारी, दिल्ली के हमारे तीनों महापौर और पूरी दिल्ली के अंदर लाखों लोग, लगभग 3000 स्थानों पर जो आज इस जनसंवाद रैली के माध्यम से कनेक्ट हुए हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के जिन जिन माध्यमों का उपयोग करके आज जो लाखों कार्यकर्ता, लाखों दर्शक, लाखों सुनने वाले का समर्थक आज जो कनेक्ट हुए हैं, उन सबको भी मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जनसंवाद रैली प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाना है। कोरोना संकट है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर नए प्रयोग करती रहती है और उसमें एक अनूठा प्रयोग शायद ही किसी राजनीतिक पार्टी ने जनता से कनेक्ट होने के लिए इस तरह का प्रयोग किया हो। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, ये पहला प्रयोग जो वर्चुअल रैली के माध्यम से हम लाखों लोगों से कनेक्ट होंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात को कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनोन्मुखी काम करती है, जनोन्मुखी जनसेवा के काम करती है। इस वर्चुअल रैली में हमारे तमाम ऐसे फेसबुक पेज को चलाने वाले जो शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं होंगे, लेकिन समाज के प्रति जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली और देश के प्रति जिनकी जिम्मेदारी है, ऐसे लोगों से हमने संपर्क किया। ऐसे लगभग 1000 ट्विटर हैंडल के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने ट्विटर हैंडल को शेयर करके अधिक से अधिक जगह इस जनसंवाद रैली के संदेश को भेजेंगे। बहुत बड़ा संकट जो इस समय दिल्ली और देश में है, कोरोना महामारी संकट। वास्तव में जब से कोरोना वैश्विक महामारी का संकट देश और दिल्ली में आया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने सेवा कार्यों के माध्यम से लोगों की भरपूर मदद की है। हमने लगभग 26,000 कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अंदर 1 करोड़ लोगों तक हम लोगों ने भोजन पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। मुझे ध्यान आता है जिस समय कोरोना संकट शुरू हुआ था, लॉकडाउन 1 था, लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए थे। कोई ट्विटर पर ट्वीट करके भी अगर कोई सेवा का काम कहता था तो हमारे कार्यकर्ता अपने जान की परवाह किए बिना भी वहां पर सेवा काम करने के लिए जाते थे। और ये जो असीम उत्साह और ये सेवा का काम, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत और लगन के साथ जनसेवा के उद्देश्य से किया है।
क्योंकि पार्टी मानती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। एकमात्र मानव मात्र की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। राजनीति हमारे लिए साधन नहीं है, राजनीति हमारे लिए साध्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम सब कार्यकर्ताओं ने लगभग 31 लाख राशन की किट्स, जिसमें एक किट के अंदर 15-15 दिन का राशन, हमने 31 लाख लोगों तक पहुंचाया है। उस समय हमने ये नहीं देखा कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है, दिल्ली सरकार क्या नहीं कर रही है, लेकिन अपने फर्ज को, समाज के प्रति जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने ये काम प्रारंभ किया और आज भी कर रहे हैं। आने वाले समय में भी जिस तरह संकट बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उनके अस्पतालों का हाल बुरा है, वो टेस्टिंग कराने से डर रहे हैं, लोगों को टेस्टिंग कराने के लिए मना कर रहे हैं। उनके तंत्र जो टेस्टिंग कराना चाहिए वो आज टेस्टिंग कराने से पीछे हट रहे हैं। ट्रेसिंग नहीं हो रही है। अस्पताल हैं, उन अस्पतालों के जिस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, मन बहुत दुखी होता है जिस समय अस्पतालों के दृश्य देखने को मिलते हैं कि एक तरफ लाश है और उसी लाश के बीच में मरीज लेटा हुआ है और इलाज हो रहा है। और ऐसे में हैरानी और दुख इस बात से होता है कि हमारी दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं वो बयान देते हैं कि हम 30,000 बेड्स की व्यवस्था करेंगे, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। वो कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा। तकलीफ ये होती है कि आज दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और उस परेशानी में उनका दर्द, तकलीफ जो दिल्ली सरकार को, दिल्ली के सरकार के अस्पतालों में जिस तरह इलाज होना चाहिए, समझनी चाहिए, वो उन्होंने नहीं समझी है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन करता हूँ कि कम से कम आप जो विज्ञापन पर पैसे खर्च कर रहे हैं वो मत खर्च करिए। जो दिल्ली के लोगों को इलाज पहुँचाने की ज़रूरत है, अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करने की ज़रूरत है, वो करिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस संकट के समय में कोई भी राजनीति ना करते हुए हम जनता के साथ हैं, जनता की समस्याओं के साथ हैं इस संकट के समय में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने फेज 1 में जब राशन, भोजन, खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम लिया और अब हमने निश्चय किया है कि हम इस प्रोग्राम को दूसरे रूप में फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन का काम बड़े लेवल पर करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। हमने 10 लाख काढ़ा के पैकेट बनवाने का लक्ष्य लिया है। 1 लाख काढ़ा पैकेट बनवाने के ऑर्डर भी दे दिए हैं, जो 1-2 दिन के अंदर हमारे कार्यकर्ता फेस कवर और सैनिटाइजर और इन सब चीज़ों को लेकर, हम काढ़ा लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के दुख दर्द की चिंता भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। मैं दिल्ली के नागरिकों से, दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है। कंधे से कंधे मिलाकर जितनी मदद होगी भारतीय जनता पार्टी करेगी। दिन हो या रात हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस कोरोना संकट में आपके साथ खड़ा है। हम इसके लिए डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है जो जल्दी ही हेल्प डेस्क के रूप में काम करेगी। ये सब काम बिना सरकारी सहायता के एक संवेदनशील संगठन होने के नाते हम ये काम कर रहे हैं। ऐसे में आज हम लोग यहाँ पर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1 वर्ष के कार्यकाल में
बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में चर्चा श्रीमती बहन स्मृति ईरानी जी करेंगी और आप लोगों से रूबरू होंगी। लेकिन दो बातें जरूर ऐसी हैं जो हर कार्यकर्ता के सीने में एक हमेशा रहती हैं। हम लोग बचपन से ही नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो नारा लगाते लगाते हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हमारे अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हमारे लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है और स्वयं आखिर में है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से बहुत हृदय और से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कार्यकर्ता और जनता की इस आग को, इस दिल के दर्द को समझा है और उन्होंने दूसरे कार्यकाल के पहले 2-3 महीने के अंदर उन्होंने ये काम किया है कि कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का काम किया है। दूसरी, हम लोगों के अंदर एक पूरे देश की एक भावना और जन भावनाओं का उबार था, जन भावनाओं का सैलाब, पीड़ा थी। हम लोग नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इन भावनाओं का तमाम पार्टियों ने अपने अपने तरह से शोषण किया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन भावनाओं की कद्र की है और उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले ही निश्चय कर लिया और उसको पूरा किया। राम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हम आयुष्मान भारत योजना लागू की, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिला। लेकिन दिल्ली के लिए बहुत सारी समस्याएं थीं और उन समस्याओं को भी पिछले 1 वर्ष में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा है, वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जिस तरह से दिल्ली की समस्याओं पर अपने नेतृत्व के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से, अपने विजन को लेते हुए दिल्ली के अंदर जो समस्याएं थी, जैसे अनऑथराइज कॉलोनी के रेगुलराइज करने का काम, पिछले कई वर्षों से कई सरकारें आई और गई, इस पर कई चुनाव हुए, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। दिल्ली में 1731 कॉलोनी का जो अनऑथराइज कॉलोनी, जहां के लोगों को मालिकाना हक नहीं था, उनको मालिकाना हक दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 40 लाख लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में एक और समस्या पिछले 4-5 वर्षों से निकल कर आई थी। लोग प्रदूषण से परेशान थे। हम लोग जब भी सर्दी का मौसम आता था, दिवाली का मौसम आता था, लोग बहुत सारी अपील करते थे, हमें पटाखे नहीं चलाने हैं। बहुत सारे लोग पर्यावरण की चिंता करते थे, लेकिन सकारात्मक कदम किसी सरकार ने नहीं उठाए। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने भी नहीं उठाए। केंद्र की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाकर लगभग दिल्ली के बाहर से आने वाले, जो दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों की संख्या में 65% कटौती हुई, जिससे दिल्ली के अंदर प्रदूषण में भारी कमी हुई है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 700 झुग्गी कॉलोनी है, क्लस्टर है। दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जिसकी राजनीति करते हैं, लेकिन कोई उनके सुधार का कदम नहीं उठाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का दुख दर्द तकलीफ समझी
और वहां पर रहने वाले लोगों को जो मूल सुविधाएं थी वो नहीं मिल रही थी। इसके लिए जहां झुग्गी वहीं मकान उन्होंने इस योजना को दिल्ली में लागू किया है और बहुत जल्दी कठपुतली कॉलोनी, जो बहुत बड़ी योजना जिसमें लगभग 4000 परिवारों को राहत मिलने वाली है, और इसी तरह से अन्य कॉलोनी में काम प्रारंभ होने वाला है। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो मेट्रो के काम हमने तेजी से केंद्र सरकार ने प्रारंभ किए। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी दिल्ली की सरकार ने उस मेट्रो फेज के जो चौथा चरण का काम है उसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं डाली हैं, बहुत सारी अड़ंगेबाजी की है, जिसके कारण से जो चौथे चरण का काम है वो अभी तक रुका है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को अच्छा और बेहतर साफ सुथरा ट्रांसपोर्ट मिले, साफ सुथरा परिवहन मिले। इसके लिए चौथे चरण को जो आपने रोक रखा है उसको अविलंब चालू किया जाए। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को कोई भी रुकावट नहीं आने वाली, घर के अंदर वो अपना छोटा मोटा उद्योग चला सकते हैं, इंडस्ट्री चला सकते हैं, ऐसा मार्ग उनके लिए प्रशस्त किया। ये सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजनरी जो उनका सूझबूझ है, जो उनकी दूरदर्शिता है, जिसके कारण से आज दिल्ली के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। और दिल्ली देश की राजधानी है। देश में जो कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं वो कदम, उन कदमों से, उन निर्णयों से, उन नीतियों से दिल्ली के लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचेगा। और अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस वचन पर कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, इस संदेश को हम जागरूकता अभियान के तहत चलाएंगे और अधिकतर लोगों तक पहुंचेंगे और इस कोरोना महामारी संकट से हम जनता को बचाएंगे। ये संकल्प के साथ हम इस जनसंवाद रैली में अपनी बहन स्मृति ईरानी को तो सुनेंगे ही, और इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने वर्चुअल रैली को करने का निर्णय लिया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, उससे हम जनसंवाद करके जनता के बीच जाकर हमें अपनी बात को कहने का मौका भी मिलेगा और हम जो सेवा काम कर रहे हैं वो जनता के बीच ले जा पाएंगे। आपने हमें इतने ध्यान से सुना और हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने जो बात कही, इसके लिए आपका सबका, कार्यकर्ताओं का जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मैं बहन स्मृति ईरानी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आदेश जी। साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमारे साथ देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी कनेक्टेड हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी कनेक्टेड हैं, हमें अपने सभी सांसद रमेश विदुड़ी जी, हंसराज हंस जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, परवेश वर्मा जी, मीनाक्षी लेखी जी, विजेंद्र गुप्ता जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी जी, गौतम गंभीर जी, सभी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। स्क्रीन पे देख रहे होंगे सभी हमारे एमएलए, सभी कॉर्पोरेटर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो साथियों, आज लाखों लाखों कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता इस जनसंवाद रैली, जो वर्चुअल रैली है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मोदी 2 के किए गए 1 वर्ष के कार्य के विषय में हम सबको जानकारी देने के लिए स्मृति ईरानी जी हमारे बीच में हैं। मैं उससे पहले निवेदन करता हूं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय श्याम जाजू जी को कि सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय श्याम जाजू जी।
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, आज जिनका संबोधन हम सब लोग सुन रहे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी जी, हमारे सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुग जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहने वाले हमारे सांसद, हमारे विधायक और दिल्ली के 50 लाख से ज़्यादा लोग, ज़्यादा जनता ये जनसंवाद रैली सुन रही है, इसका मुझे ध्यान है। जब मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ तो पुराने दिन मुझे याद आ रहे हैं। आता है याद मुझे बीता हुआ जमाना, कार्यक्रमों में जाना और फूलमालाएं लेना, मीटिंगों के खातिर आते थे बहुत जगह घूम के, आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं स्काइप और जूम पे। ये भारतीय जनता पार्टी है। लोकतंत्र में लोगों की बात सुनना और लोगों को बात कहना, ये जो मूलभूत अधिकार है, ये लोकतंत्र की आत्मा है। उसके लिए रास्ता निकालने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मुंह पर मास्क लगाकर हम ये सब बातें कर रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि लोग नजदीक है पर हम हाथ नहीं मिला सकते, लोगों के चेहरे पे हंसी है हम देख नहीं सकते, जो लोग दूर है उनको नजदीक बुला नहीं सकते। ये पॉलिटिकल पार्टी है। जब हम लोगों को कहते थे रास्ते पे आओ, अपनी बात रखो, आज जमाना बदल गया। हम सब के भाग्य से हमारे देश के नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी पहले लॉकडाउन के पीरियड से लेकर जिस प्रकार की उन्होंने एक एक स्टेप ली और पूरे देश की जनता को अपने साथ लिया, कभी ताली बजाकर, कभी थाली बजाकर, कभी दीप प्रज्वलित कर कर और देश का ढाढ़स बंधाने का काम किया। इसलिए बाकी विश्व की तुलना में भारत को कम से कम क्षति हुई है। यह कहते हुए मुझे दुख भी है, मुझे पीड़ा भी है। भारत में पूरे देश में 10 लाख लोगों पे मृत्यु का दर है 6 लोगों की मृत्यु हो रही है 10 लाख में। और मैं जहां खड़ा हूं इस दिल्ली में मृत्यु का दर 10 लाख पे है 61, 10% ज्यादा। ये जो दिल्ली की सरकार, जिनका आदेश जी ने उल्लेख किया, पब्लिसिटी कर रही है, नारे लगा रही है, लोगों से नारे लगाकर इस युद्ध में कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई नहीं जीत सकते। लोगों के पास राशन नहीं पहुंचा, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, स्मशान भूमि में भी वेटिंग होना पड़ रहा है। और यह सरकार और सरकार के मंत्री जो एक भी कभी अस्पताल में दिखा नहीं, लोगों की संवेदना से जुड़ा नहीं है। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। गए 2-3 महीने में लगातार अपने जान की बाजी लगाकर लोगों को फूड पैकेट देने का काम किया, राशन देने का काम किया, माइग्रेटेड लेबर को पहुंचाने का काम किया। लोगों को आज भी वेंटिलेटर, अस्पताल जहां भी कम पड़े गए, आज भी हमारे कार्यकर्ता जब साल भर का हमारा लेखा जोखा लेकर लोगों के घरों में जाते हैं तो उसमें आधा पेज तो कोरोना के विषय में लिखा है। लोगों की हिम्मत हम बता रहे हैं, लोगों को धाड़स दे रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है, जमीन से जुड़ी पार्टी है। हर पॉलिटिकल पार्टी 5 साल के चुनाव के बाद अपना एजेंडा देती है, अपना हिसाब किताब देती है। यह मोदी जी की पार्टी है जो हर साल हमने क्या क्या किया, हमने क्या तय किया था, इसका हिसाब जनता के पास दे रही है। दिल्ली के लिए तो कितने काम किए, आदित्य जी ने सब कामों को आपके सामने रखा है। इस दिल्ली के 300 रोड का मास्टर प्लान पर लेना और वहां रहने वाले सभी व्यापारियों को सीलिंग से मुक्त कराने का काम यह सरकार ने किया। धौला कुआं का फ्लाईओवर जो बना है उसकी कितनी बड़ी राहत हमारी हो रही है, हम सब लोग जानते हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के कारण प्रदूषण कम हो गया है, द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है। कितने काम दिल्ली सरकार की मदद ना होते हुए भी। मेट्रो का काम केंद्र सरकार ने शुरू किया। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व यह दिल्ली में होता है, सबकी चिंता करना हमारा काम है। दुर्दैव है दिल्ली के अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए, नॉन परफॉर्मेंस छिपाने के लिए दिल्ली की सरकार अलग अलग बातें निकाल रही है। एक बार कहती कि दिल्ली के बाहर का इलाज नहीं होगा। अरे ये कौन सा देश है भाई? मैं कल कहीं चेन्नई में गया और मैं बीमार हो गया तो चेन्नई का डॉक्टर मेरे पर इलाज नहीं करेगा। और जब से लॉकडाउन हुआ कोई बाहर का एक भी आदमी दिल्ली में आ नहीं रहा है, पर ये केजरीवाल कह रहा है कि नहीं नहीं, बाहर के लोग आकर यहाँ का इलाज करा के जा रहे हैं।
एड में छपवा रहे कि 30,000 बेड तैयार है और कोर्ट में एफिडेविट दे रहे कि 3,000 बेड तैयार है। इस प्रकार की बातें और इस पर राजनीति करना हमारा काम नहीं है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया जहां कम है वहां हम हैं, हम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, उनके दुख दर्द में एक राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इस कार्यक्रम के निमित्त से जो जो काम हुए हैं, इस सरकार ने कितने काम किए, गिनाते गिनाते हम थक जाते हैं। इतने काम एक साल के पीरियड में हुए। मुझे याद आ रहा है 2 अक्टूबर 1983 में गुवाहाटी में जजेस फील्ड पर हमने सत्याग्रह किया था घूसखोरों के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ, जो रोहिंग्या घुसखोर यहां पर आकर समस्या तैयार कर रहे हैं। हम तब नारे भी लगा रहे थे, असम समस्या हल न हुई तो इन सड़कों पर खून बहेगा। हमें नहीं मालूम था कि हमारी सरकार के माध्यम से सीएए का कानून पारित हो जाएगा। राम मंदिर का विषय हमारे अस्मिता का, स्वाभिमान का विषय, पर हमने वो करके दिखाया। जजमेंट भी आ गया, ट्रस्ट भी बन गया और मंदिर निर्माण का काम शुरू भी हो गया। यह है भारतीय जनता पार्टी, जो हम बोलते हैं वो करते हैं। ट्रिपल तलाक कानून के समय जब 1984 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, न्यायालय ने जजमेंट देने के बाद भी सरकार की हिम्मत नहीं थी। यह मोदी जी की सरकार है जो दमखम से निर्णय लेती है, जो कहते हैं वो करती है, और लाखों मुस्लिम बहनों को न्याय देने का काम भी इस सरकार के ये पहले साल के कार्यकाल में हुआ है। भाई और बहनों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम सबको स्मृति जी को सुनना है। उनकी एक विशेषता मुझे मालूम है, जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आई, पार्टी ने उनको जो जो दायित्व दिया, वो कितनी भी रिस्क वाला काम हो, एक डैशिंग नेत्री के रूप में उन्होंने चांदनी चौक से भी चुनाव लड़ा, राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने के लिए अमेठी में भेजा, वहां भी चुनाव लड़ा, और इस बार राहुल गांधी को हराकर जो इतिहास उन्होंने किया है, इस प्रकार की एक नेता आज पूरे दिल्ली के 50 लाख लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए आज इस मंच पर उपस्थित है। हम सबका भाग्य है। मैं स्मृति जी को विनती करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें और दिल्ली की जनता को हमारे एक साल की जो जो बातें हमने करी है, इस सब का बारे में लोगों को बताएं। नमस्कार। धन्यवाद श्याम जी। साथियों और दिल्ली के सभी कार्यकर्ता और सोशल मीडिया वॉरियर और दिल्ली की जनता, हम जिनको सुनने के लिए पिछले एक लंबे समय से केंद्र की योजनाओं के बारे में थे, वो समय आ गया। मैं सिर्फ एक पंक्ति कहकर दीदी को बुलाना चाहूँगा। कहते हैं, हर पर्वत पे मणि माणिक नहीं होते यारो, हर हाथी के माथे पर मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और बहन स्मृति ईरानी जैसे नेता नहीं होते। मैं चाहूँगा कि स्मृति जी आए और दिल्ली की जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। स्मृति जी। आज इस मंच से मेरा सौभाग्य है कि मैं उस शहर, उस संगठन को संबोधित कर रही हूं जिसने मुझे मेरा राजनीतिक अस्तित्व दिया, संगठन संस्कार दिया और जनता के सम्मुख प्रस्तुत हो, जनता के मध्य में काम करने की प्रेरणा दी। इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी श्याम जाजू जी, राष्ट्रीय मंत्री एवं सहप्रभारी दिल्ली तरुण चुग जी, हम सब गौरवान्वित हुए हैं कि आज डिजिटली इस वर्चुअल रैली के माध्यम से हम आभार व्यक्त करते हैं उस दिल्ली के सांसद को जिन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त किया है, बल दिया है। कैबिनेट में मेरे वरिष्ठ डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आज दिल्ली के कार्यकर्ताओं की ओर से विशेष अभिनंदन करना चाहूंगी। कुलजीत चहल जी उल्लेख कर रहे थे कि मैंने अपना पहला चुनाव जीवन का चांदनी चौक से लड़ा, और जब वो चुनाव मैंने लड़ा तब प्रदेश के मुखिया
डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि हमारे संगठन के नेताओं की खासियत ये कि संघर्ष चाहे कितना भी कड़ा क्यों ना हो, वो कार्यकर्ता को अपने सहयोग से, अपने मार्गदर्शन से इतना निर्भीक कर देता है कि वो कार्यकर्ता संगठन के संस्कारों का प्रतिबिंब बनकर सड़कों पर उतरता है, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, जनता को सेवा देने के लिए। और आज इसीलिए हम सब कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं कि एक तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस व्यथा को व्यक्त करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले, लेकिन कर्मठता का प्रमाण देते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का कार्यकर्ता सीना तान कर कह सकता है कि देश का स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली का सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन 8 अस्पतालों का दौरा कर चुके हैं, दिल्ली में क्वारंटाइन कैंप्स का दौरा कर चुके हैं और कोविड केयर सेंटर्स का दौरा कर चुके हैं, ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके। आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से केंद्र और प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेता अनिल जैन जी, हमारे वरिष्ठ सांसद एवं विधायक और पार्षद जुड़े हैं, लेकिन संग ही आज इस संवाद की श्रृंखला में जुड़ा है वो कार्यकर्ता जो निडर होकर भी इन विषम परिस्थितियों में किसी गली मोहल्ले में फीड द नीडी कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब से गरीब जनमानस तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। वो कार्यकर्ता चाहे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से या सामाजिक संस्थाओं के साथ खड़े होकर डटकर जन जन को जो सेवा दे रहा है, आज उस कर्मठ कार्यकर्ता को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूं, आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। अध्यक्ष जी, आपने और दिल्ली प्रदेश संगठन के कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों तक फीड द नीडी कार्यक्रम के माध्यम से भोजन जो उपलब्ध कराया है, ऐसा कार्यकर्ता हमारा इन विषम परिस्थितियों में मां अन्नपूर्णा का स्वरूप बना है। लगभग 10 लाख मास्क मात्र देश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सेवा बस्तियों में गरीबों के बीच में बांटा। 38 लाख सैनिटाइजर की बोतल्स उपलब्ध कराई, विशेष उनको जिनके परिवारों में आर्थिक चुनौतियां थी। इसीलिए आज जब श्याम जी ने कहा जहां और कोई कम वहां हम, इस निश्चय को फलीभूत करने के लिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र हैं। जो स्वयं दिल्ली में जन्मी हूं, इसलिए यह कहना भी मेरे लिए दुखदाई है कि जब लाइनों की लाइन लगती है पार्थिव शरीरों की निगमबोध घाट पर, तो कहीं ना कहीं मन विवश होता है। इसलिए आज अपने संगठन के माध्यम से मैं हर उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं जिसने किसी अपने को खोया है। आज अपने संगठन के माध्यम से मैं दिल्ली के हर उस नागरिक के प्रति मेरे संगठन का आश्वासन व्यक्त करना चाहती हूं कि 24 घंटे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता आपकी एक आवाज पर, आपके परिवार के साथ, आपकी सेवा में
उपस्थित हो जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना न्योता देकर, दस्तक देकर नहीं आई थी, लेकिन ये भारत का साहस है और भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व है कि आज समाज भारत की सरकार के साथ एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने के न सिर्फ प्रयासों में सफल हुआ है, बल्कि जहां जहां चुनौती का अंतराल बढ़ता गया है, वहां वहां लोगों के साहस को भी मैंने बढ़ते देखा है। श्याम जी ने जैसे अपने उद्बोधन में उल्लेख किया, देश के प्रधानमंत्री ने अपील की जनता कर्फ्यू के माध्यम से कि ये वो जंग है जिसमें मात्र सरहद का सिपाही जीत हासिल नहीं करवा सकता। ये वो जंग है जिसमें हमारी गलियों में गश्त लगाने वाला पुलिस का अफसर हमें सुरक्षित नहीं कर सकता। ये वो संघर्ष है जिसमें डॉक्टर हो या नर्स हो, वो तो अपनी सेवाएं देंगे ही, लेकिन इस संघर्ष में हर व्यक्ति को सेनानी बनना पड़ेगा। यह आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। पहले पड़ाव में जनता कर्फ्यू का आग्रह दिया और आज मैं आभार व्यक्त करती हूं न सिर्फ देश की राजधानी बल्कि राष्ट्र के समस्त नागरिकों का, जिन्होंने समझा कि वैश्विक महामारी कितनी क्रूर है और इसको समझते हुए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का सहयोग दिया और जनता कर्फ्यू को सफल बनाया। देश के प्रधानमंत्री ने एक मानसिकता को विकसित किया कि हम इस वैश्विक महामारी के परिणामों को अपने समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था पर समझें और एक संकल्प लें कि हिंदुस्तान के इतिहास में चुनौती चाहे कोई भी रही हो, हिंदुस्तान ने कभी घुटने नहीं टेके चुनौतियों के सामने, बल्कि चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने परास्त हुई हैं। वही संकल्प हमें वैश्विक महामारी कोरोना के सामने भी दिखाना है। मैं आभार व्यक्त करती हूं प्रधानमंत्री जी का कि लॉकडाउन के घोषणा के साथ साथ गरीब कल्याण योजना 1,70,000 करोड़ की व्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया। यह घोषणा किसी को अचंभित करने वाली नहीं थी, क्योंकि आप सब जानते हैं साल 2014 में जब आप सब ने अपना आशीर्वाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिया, जब वो संसद की चौखट पर जाकर शीश झुकाकर उन्होंने अपने आप को देश का प्रधान सेवक घोषित किया, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि ये गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। उसी का एक प्रतिबिंब लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 1,70,000 करोड़ की व्यवस्था में हमें दिखा। 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये देश, उस देश में कोई भी भूखा ना रहे, इस मंशा के साथ प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ नागरिकों को 3 महीने का राशन दिलवाया। हमारी बहनों के हाथ में मां लक्ष्मी का थोड़ा दर्शन हो, इसलिए 20 करोड़ बहनों को गत 2 महीने में, अप्रैल और मई में, उनके बैंक के खाते में 20,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिलवाया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से
3 महीने तक मुफ्त एलपीजी की व्यवस्था देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने की। आज जिन व्यवस्थाओं का मैं उल्लेख कर रही हूं, वो व्यवस्थाएं मार्च 2020 में विकसित नहीं हुई। इस भविष्य की नींव रखी गई साल 2014 में, जब आप सबने मिलकर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। हम सबको याद है वो मंजर जब कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो देश के गरीब तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। जिसने स्वयं जीवन में गरीबी देखी, उस नरेंद्र मोदी को पता था कि कांग्रेस के पैसे खाने के संस्कार को कैसे तोड़ना है, और इसीलिए जनधन खाते की शुरुआत की गई। जिस देश में गरीब को बैंक का दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं दी जाती थी, उस देश में बैंक चलकर जनधन योजना का खाता खुलवाने गरीब के घर तक पहुंचा। इन 6 सालों में 38 करोड़ हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला। और मुझे याद है आज भी विपक्ष के नेता उपहास करते कि खाता खोलकर क्या होगा। आज मैं कहना चाहती हूं, पूछे उन 20 करोड़ गरीब बहनों से जिनको मात्र इन 2 महीने में 20,000 करोड़ रुपया मिला है। भारत की तिजोरी से जो रुपया निकला सीधा उन गरीब बहनों के खाते में गया। आज अगर हम बात करते हैं इस वर्चुअल रैली की, तो मुझे याद है जब आह्वान दिया प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का, तब कुछ लोगों ने कहा था कि डिजिटल इंडिया की बात करते हो, भारत में तो अभी भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन की चुनौती है। और आज ये वर्चुअल रैली अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि वो आह्वान मात्र आह्वान बनकर नहीं रहा। आज डिजिटल भारत का जो सपना देखा था, उसको साकार करने का एक पृष्ठ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने भी इस वर्चुअल रैली के माध्यम से उदाहरण हेतु राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया है। इस लॉकडाउन में, जैसे श्याम जी ने कहा, राजनीतिक दल की यह हकीकत है कि संपर्क और संवाद ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। और कठिन होता है ऐसी विषम परिस्थितियों में जनता जनार्दन से रूबरू होकर कम से कम ढांढस बनाते हुए उनके पीठ पर हाथ न रखना, बहन को हाथ थाम कर ना उसकी मदद कर पाना थोड़ी बहुत चुनौती होती है। लेकिन ऐसे चुनौती भरे वातावरण में डिजिटली व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की वजह से आज कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका सफल उदाहरण मैं दे सकती हूं। हमारे देश में सगर्भा माताएं अस्पताल में जाकर अपने बच्चे को जन्म दें, यह राष्ट्र की 6 दशक पुरानी चुनौती रही है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मातृ वंदना योजना के चलते मैं इस बात का गौरव करती हूं कि सगर्भा माताओं को अब तक हमारी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सुविधा कैश ट्रांसफर करके उनके बैंक के खाते में पहुंचाई, ताकि ऐसी माताएं अस्पताल की व्यवस्थाओं का लाभ ले सकें। 27 लाख आज भी आंगनवाड़ी और आशा की हमारी बहनें हैं देश भर में, जिन्होंने मात्र लॉकडाउन के समय में 9 करोड़ गरीब बहनों तक जाकर पौष्टिक आहार पहुंचाया। और आज संवाद और समन्वय की बहुत बड़ी चुनौती को पार करते हुए हम स्वयं देखते हैं कैसे देश के प्रधानमंत्री प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करके प्रदेशों में जो चुनौतियां प्रस्तुत हो रही हैं, उन चुनौतियों का समाधान देने का प्रयास करते हैं।
इसीलिए मैं अध्यक्ष जी का आक्रोश समझ सकती हूं कि देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से संवाद करते हैं और आपका संवाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ सीमित है। लेकिन जैसा श्याम जी ने कहा, हम इस सरकार के अधीन नहीं, हम अपने बलबूते पर जितना संभव हो जनता को सेवा दिलवाएं। और आज मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि नरेंद्र भाई मोदी आपके साथ हैं और आगे भी कठिन परिस्थितियों में आपका साथ देते रहेंगे। आज मोदी 2.0 के 1 साल के बारे में कुलजीत जी ने विशेष उल्लेख किया, लेकिन यह सफर शुरू हुआ आज से 6 साल पहले और विजय गोयल जी जुड़े हैं इस संवाद के साथ, वरिष्ठ हैं हमारे संगठन में। अगर मात्र मैं 1 साल का ब्यौरा देती तो विजय गोयल जी कहते कि स्मृति, तुमको जो हमने संगठन में सिखाया वो भूल गई। भूलो मत कितना संघर्ष गया है वर्षों का आज इस परिस्थिति तक पहुंचने के लिए। भूलो मत कि विजय गोयल हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, डॉक्टर अनिल जैन हो, विजेंद्र गुप्ता हो, सड़कों पर कितने हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता शान से कहता कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और इसीलिए आज मैं भूलूंगी नहीं वो मंजर जब धारा 370 हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद लोकसभा और राज्यसभा में हमारे माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के भाषणों को सुन रहे थे। वो सांसद के नाते नहीं, कार्यकर्ता के नाते इतिहास को अपने सामने बनते देख रहे थे। और इतिहास को बनाने के लिए वर्षों से जिन कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, आज इस मंच से धारा 370 के हटने के बाद उनके बलिदानों के प्रति भी मैं अपना शीश झुकाती हूं। श्याम जी ने और गुप्ता जी ने सही कहा। कई बार तरुण भैया भी मुझसे कहते कि मजाक उड़ाया जाता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कि कहते बहुत हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और जहर का ये घूंट भाजपा का कार्यकर्ता पी लेता, क्योंकि हम जानते कि ये विषय देश की कोर्ट में लंबित है। संवैधानिक मर्यादा में रहने के बावजूद आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को समर्पित एक भव्य मंदिर के निर्माण की व्यवस्था को हम अपने सामने साक्षात देखते हैं, तो एक पल उस संघर्ष में भी जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिन लोगों ने परिश्रम किया, उनको भी अभिनंदन देते हैं। लेकिन एक विशेष आभार जनता जनार्दन को कि सामाजिक समरसता बनाकर यह सपना साकार हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी ने जब शपथ ली तो कहा कि मेरा धर्म भारत का संविधान है, और उस संविधान को, उस देश को जब जब चुनौती का सामना करना पड़ा, तब तब हर चुनौती पर समाधान देने के लिए तत्पर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैंने कई वर्ष चांदनी चौक में हर्षवर्धन जी, विजय गोयल जी और ओपी भी शायद आज जुड़े हुए, ओम प्रकाश जी, उनके साथ चांदनी चौक में बिताए। और जब ये सारे बड़े चांदनी चौक में अथवा दिल्ली में मुस्लिम बहनों के साथ हम लोग वार्ता करते, तो वो कभी ये नहीं स्वीकार करते कि 3 तलाक का कानून उनके लिए हकीकत बन पाएगा। और आज वो न्याय जो हमने इन बहनों को दिलवाने में सफलता हासिल की है, उस सफलता के लिए, उस अन्याय को मिटाने के लिए और मुस्लिम बहनों को सम्मान दिलवाने के लिए, कुप्रथा को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का मैं
चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी की पूर्व कैंडिडेट होने के नाते विशेष आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन कई ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें वर्षों वर्ष हमने देखा और समाधान की आशा में हमने संघर्ष भरे दिन बिताए। एक चुनौती बिजली की। आज एक पत्रकार के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि इस वर्चुअल रैली को दिल्ली के हर एक नागरिक तक पहुंचाने की व्यवस्था में यमुना पार भी एक गांव में ऐसी व्यवस्था की गई है जिस गांव में वर्षों से बिजली की समस्या थी। जब नरेंद्र मोदी को आप सबने आशीर्वाद देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने संकल्प लिया कि हर घर तक बिजली हम पहुंचाएंगे। 2.5 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली का कनेक्शन इन 6 सालों में मिला है। उनके घर में उजाला हुआ है, उसके लिए अभिनंदन, नरेंद्र मोदी जी का आभार। और आशा करती हूं कि वो प्रदेश की सरकार जो किसी ना किसी अखबार में अपना इश्तिहार देकर अपनी राजनीति को रोशन करते हैं, वो यमुना पार उस गांव की भी बिजली की समस्या का निवारण करेंगे। सही किया प्रदेश अध्यक्ष जी ने। अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या तो वर्षों वर्ष से एक राजनीतिक मुद्दा बनी हुई थी, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने उसे सामाजिक मुद्दे के ढांचे में स्वीकार करते हुए बिना राजनीति के, राष्ट्रनीति के संकल्प के साथ उसका समाधान दिया। दिल्ली के सभी नागरिकों को, विशेष उन अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले नागरिकों को मेरी ओर से अभिनंदन है। आजादी के 70 साल बाद भी दूषित पानी कई परिवारों के लिए एक चुनौती है और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर घर तक नल हम पहुंचाएंगे और 25 करोड़ परिवारों को पाइप से पानी दिलवाएंगे। इसलिए आज मैं दिल्ली में, देश में, चाहे वो घर की व्यवस्था हो, चाहे वो जल की व्यवस्था हो, अथवा 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के माध्यम से राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का मोदी जी का संकल्प हो, इस राष्ट्र यज्ञ में सबको आह्वान करती हूं कि आप मोदी जी के नेतृत्व में अपना सहयोग दें, अपना आशीर्वाद दें। इस लॉकडाउन और कोविड की महामारी के वक्त में 2-3 विशेष बातें आपसे कहना चाहूंगी। हमारे कुछ नौजवान सांसद भी आज इस वार्ता से जुड़े हैं। विख्यात क्रिकेटर गौतम गंभीर, पूर्व अध्यक्ष मनोज भैया, मेरी सहयोगी रही महिला मोर्चा में मीनाक्षी लेखी जी, मेरे सहयोगी रहे और आज भी हैं ऐसे परवेश जी, और हर संघर्ष में संसद में विशेषतः मेरी सहायता करने वाले रमेश भिदुड़ी जी, ऐसे हमारे सभी कर्मठ सांसदों को मैं विशेष अभिनंदन देना चाहूंगी कि जब जब दिल्ली की कोई परिस्थिति, दिल्ली की कोई चुनौती या दिल्ली की किसी समस्या का कोई विषय निकलता है तो वो संसद में और सड़क पर वर्चुअली भी अपनी आवाज को उठाते हैं और जनता की सहायता करते हैं। और इसी संस्कार का एक उदाहरण ये भी कि जल, थल, नभ के माध्यम से इस वैश्विक महामारी में भी जनता को घर तक पहुंचाने का या घर पर लौटाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 11 जून तक का आंकड़ा है कि वंदे भारत कार्यक्रम के माध्यम से
1,75,000 हिंदुस्तानियों को, चाहे वो फ्लाइट हो या नेवल शिप हो, हिंदुस्तान अपने अपने घरों में पहुंचाया गया है। 9 जून तक का आंकड़ा है, 4,300 श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से देश के 60 लाख हमारे श्रमिकों को उनके परिवारों तक, उनके गांव, उनके शहर तक पहुंचाया गया है। लेकिन ये संख्या अपने आप में आने वाली चुनौतियों का एक संकेत देती है। इन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई का 3 लाख करोड़ का विशेष पैकेज घोषित किया है। आज मैं सभी सांसदों, सभी विधायकों, सभी पार्षदों से आग्रह करती हूं, आपके नेतृत्व में, चाहे वो दिल्ली का स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे वो बहन हो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सेवा देती है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, इस 3 लाख करोड़ के पैकेज की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में आप अपनी क्षेत्र की जनता को अवगत कराएं। और प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है कि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हेल्प डेस्क शुरू कर ही रहे हैं, लेकिन जानकारी की दृष्टि से भी इस हेल्प डेस्क में अगर इस अंश को जोड़ दें तो मुझे लगता है दिल्ली की प्रतिभाशाली जनता को, नौजवानों को बहुत मदद प्रदेश के संगठन से मिल सकती है। मैं आज दिल्ली के कार्यकर्ताओं को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से अपील करना चाहती हूं। राष्ट्र की जनता ने एक पारदर्शी और परिश्रमी सरकार की अपेक्षा हमसे की। हम उस अपेक्षा पर हर दिन खरा उतरने का प्रयास करते हैं। राष्ट्र ने एक निर्णायक सरकार मांगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो निर्णायक सरकार राष्ट्र की जनता को प्राप्त हुई। लेकिन राष्ट्र की जनता हमारे संगठन से भी ये अपेक्षा रखती है कि जितनी सार्थकता से हम, जितनी संवेदनशीलता से हम जनता के मध्य में दे रहे हैं सेवा अपनी, वो सेवा हमारी निरंतर चलती रहेगी। सेवा आयुष्मान भारत की जो संकल्प था नरेंद्र मोदी जी का कि 10 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में चिकित्सा मिलेगी, दिल्ली ने तो उसको स्वीकारा नहीं, लेकिन फरवरी में डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, उन्होंने स्वीकार लिया। चलो देर आए दुरुस्त आए। आयुष्मान भारत की व्यवस्था और सेवा दिल्ली में कितने लोगों को मिल सकती है, वो जानकारी भी जनता के सम्मुख अगर हम प्रस्तुत करें तो मुझे लगता है जनता को उस जानकारी से भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि वो नरेंद्र भाई की इस योजना से वर्षों तक वंचित रहे हैं। अब उन्हें इसका सीधा लाभ मिलने की तैयारी है। तो दिल्ली की जनता को ये लाभ ऐसी विषम परिस्थितियों में मिले, इसमें हमारा सहयोग होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 6 साल की ये यात्रा एक अनंत यात्रा का अभिन्न अंग है। वो यात्रा जिसकी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से हम सबको प्राप्त हुई। वो यात्रा जिसका संस्कार ये कहता है कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति विकास की प्राप्ति ना कर ले, तब तक हमारा कार्य शेष है। और इस यात्रा में ये 6 साल शुरू का संघर्ष है। नरेंद्र मोदी जी ने अक्सर कहा है कि 70 साल रास्तों पर कई गड्ढे छोड़े गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि हम उन गड्ढों को, जिसको कभी कॉमनवेल्थ के घोटाले ने खोदा, कभी कोयले के घोटाले ने खोदा, उन गड्ढों को हम विकास के परिणामों के साथ भरें। इसलिए आज एक बार फिर हम संकल्पित हों
कि जो यात्रा की शुरुआत सबके साथ से हुई, जिस यात्रा का दूसरा चरण सबके विश्वास के साथ लिखा गया, ये यात्रा तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक सबका विकास संभव नहीं हो जाएगा इस देश में, देश की राजधानी में। इस अनंत यात्रा के सभी यात्रियों को, देश के और दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को निर्भीक होकर सेवा देने के लिए एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करती हूं। उनकी अनुपस्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, पूर्व अध्यक्ष अमित भाई को अभिनंदन देती हूं कि हमारी प्रदेश की इकाइयों के माध्यम से इस प्रकार के अनोखे संवाद की जो शुरुआत की है, वो निसंकोच हर घर तक हमारे प्रयासों को, हमारी प्रतिबद्धता को पहुंचाएगा। एक बार फिर इस कोरोना वैश्विक महामारी से जूझने के लिए, इस संघर्ष के समय में कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए दिल्ली के नागरिक और सामाजिक संस्थाओं को विशेष रूप से अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीदी। चुनौतियां भारत के सामने ना कभी कम हुई, और चुनौतियों को परास्त करने की ताकत अगर किसी देश में है और किसी लीडर में है तो नरेंद्र मोदी और भारत में है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से और सभी नेताओं से निवेदन करूंगा कि अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष